नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है पंचायत अनुभाग, इसे पंचायत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट योजना है, स्कीम है, इसको पढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से एक न एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में टकराएगा जी। इसी कड़ी में दोस्तों, हम पंचायत अनुभाग के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ चुके हैं। अभी हम जो चर्चा करेंगे इस पंचायत अनुभाग से संबंधित जो योजना है, जो अभियान है, मतलब पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में जो जो भी गतिविधि होते हैं, उन गतिविधियों को ये प्रशासकीय प्रतिवेदन में बताया गया है। तो इन गतिविधियों को हम पढ़ते हैं, योजना भी बोल सकते हैं, अभियान भी बोल सकते हैं, जो हमारे पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य करता है। इसमें जितने भी योजना बताए गए हैं वे सब के सब योजना त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य करता है जी। ठीक, तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। क्या एक नियम है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024। अब ये नियम बनाया गया है दोस्तों विधानसभा में पारित करके। ये नियम कब बना है? मतलब 2024 में। मतलब यह नवीन नियम है, मतलब पिछले साल ही बना है 2024 में। तो यहां से प्रश्न टकराने की संभावना बन सकती है। क्या प्रश्न टकराएगा? तो यहां से दो ही प्रश्न बन सकता है कि भाई बताइए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यहां से इसे भाई नियम, कोई भी नियम बन रहा है तो इसे राजपत्र में प्रकाशित करना होगा। तो इस नियम को राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया था? तो यहां से केवल दो ही प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल संचालन होना है, पेयजल को कैसे संचालित करना है उसके संबंध में नियम है, एवं संधारण के संबंधित क्या है, नियम है। तो चलिए कैसे काम करता है नियम देखिए। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन पढ़े होंगे आप लोग, ठीक ना? तो जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं से ग्राम पंचायतों में पेयजल संबंधित निर्मित परिसंपत्तियों अधोसंरचनाओं के हस्तांतरण एवं निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों एवं ग्राम पंचायतों के दायित्व एवं कृतियों के निर्धारण हेतु सुस्पष्ट नीति है। ठीक, मतलब समझिए, मान लो ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत या अन्य योजना के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, निर्मित किए गए हैं, या जो बुनियादी संरचना या अधोसंरचना निर्मित किए गए हैं जिससे जल को आपूर्ति किया जा सके, जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके, इन इंफ्रास्ट्रक्चर का हस्तांतरण किया जा सके, इसके संबंध में इससे संबंधित जो विभाग हैं या पंचायतों को अधिकार सौंपने के लिए यह नियम बनाए गए हैं जी। ठीक ना? तो लिखा हुआ है ना, ग्राम पंचायतों के दायित्व क्या होंगे इसके संबंध में, इनके कृत्यों के निर्धारण हेतु सुस्पष्ट नीति है। एक प्रकार की इसमें नीति नियम दिया हुआ है, किसमें? छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024। इसमें बताया गया है कि इसके लिए संबंधित विभाग की कर्तव्य क्या होगा, उनका दायित्व क्या होगा, ग्राम पंचायत का कर्तव्य क्या होगा, उनका दायित्व क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं जल आपूर्ति से संबंधित, पेयजल से संबंधित, उसका सही से संचालन कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में नियम इसमें बने हुए हैं। ठीक, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए इस नियम को पारित किया गया है, बनाया गया है। तो राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया पूछा जाएगा, तो राजपत्र में दोस्तों इसे प्रकाशित किया गया है 6 दिसंबर 2024 को। कब? तो 6 दिसंबर 2024 को दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, कब? तो 6 दिसंबर 2024 को इसे राजपत्र में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था। ठीक ना? तो यहां से केवल कितना क्वेश्चन बन सकता है, तो केवल दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, यह नियम क्यों बनाया गया। तो देखना ये किसके कर्तव्य को सीमित करता है, तो ग्राम पंचायत के कर्तव्य क्या होंगे, और पेयजल से संबंधित जो विभाग है उनके कर्तव्य को इसमें बताया गया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं या परिसंपत्ति अधोसंरचना बनाए गए हैं उसमें पेयजल का हस्तांतरण कैसे होना चाहिए या पेयजल की आपूर्ति कैसे किया जाना चाहिए,
इसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का योगदान क्या होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये इस नियम में बताए गए हैं। और इस नियम का प्रकाशन कब, तो दोस्तों याद रखना है 6 दिसंबर 2012 को, 24 को जी। ठीक, तो 2 ही क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब हम बात करते हैं क्या, जन योजना अभियान। अब हम बात करते हैं दोस्तों जन योजना अभियान, इसके संबंध में पढ़ते हैं। जन योजना अभियान क्या होता है, पढ़ लेते हैं। देखिए यहां हम जो भी चीज पढ़ेंगे दोस्तों, योजना बोलूं चाहे अभियान बोलूं, तो कब से प्रारंभ किया गया, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी उपलब्धि क्या है, बस यही क्वेश्चन बन सकता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ठीक ना। देखिए जन योजना अभियान अब कब प्रारंभ किया गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझते हैं क्या है ये। तो ग्राम पंचायत विकास योजना, क्या ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण एवं अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के लिए जो विकास योजना है उसका निर्माण और अनुमोदन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से। ठीक भाई, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी विकास योजना हो उसको कैसे निर्माण किया जाएगा और उसका अनुमोदन कौन करता है, तो निर्माण और अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से, आईएमपी है जी। ठीक, अब जन योजना अभियान क्यों चलाया जाता है, जन योजना अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बताया गया है आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की कार्य योजना बनाने के लिए भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक जन योजना अभियान चलाकर त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। देखिए इसका मतलब समझना है, यह अभियान कब से कब तक चलाया गया, आपसे पूछा जाएगा। यह अभियान कब से कब तक चलाया गया पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। ठीक ना। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिए आप। देखिए कब से कब तक चलाया गया, तो लिखिए पहले यहां पर, ठीक, मैं लिखता हूं जन योजना अभियान। ठीक, जन क्या है ये, जन योजना अभियान, जन योजना अभियान प्रारंभ कब से दोस्तों, कब से प्रारंभ किया गया, इसको प्रारंभ डेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन प्रारंभ का अवधि बताया गया, मतलब इसका अवधि लिख सकते हैं, प्रारंभ नहीं बोल सकते। अरे यार ठीक से काम नहीं कर रहा है ये, इसका क्या है, अवधि है, अवधि। तो 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक, 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक जन योजना अभियान चलाया गया। क्यों, तो दोस्तों क्यों लिख सकता हूं मैं, क्यों चलाया गया यह अभियान, तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है ना, त्रिस्तरीय, अब त्रिस्तरीय मतलब क्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का आगामी वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष का कार्य योजना तैयार करने के लिए, कार्य योजना तैयार करने के लिए, मतलब आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कार्य योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान चलाया गया 2 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक। याद रखना है दोस्तों, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य है। ठीक ना। चलिए आते हैं उसमें, थ्योरी में क्या कहता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, देखिए क्या कहता है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों की क्या करना है दोस्तों, कार्य योजना का निर्माण करना है। अब कार्य योजना का निर्माण करना है, तीनों स्तर के पंचायतों के लिए कार्य योजना का निर्माण करना है, तो किस विषय पे करना है भाई, कार्य योजना का निर्माण करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है ताकि पंचायती राज संस्था मजबूत हो, तो विषय क्या होना चाहिए, तो अगला लाइन कहता है त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्य योजना में 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों को
सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। मतलब संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित जो 29 विषय हैं, उस 29 विषयों में से दोस्तों कार्य योजना तैयार किया जाएगा। ठीक ना, मतलब प्रावधान किया गया है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्य योजना निर्माण में परिवर्तन किया गया है। मतलब इस वर्ष दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्य योजना में क्या किया गया, संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन क्या है कि सतत विकास के लक्ष्यों को, एसडीजी गोल, सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं जी, तो सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं। तो इन लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने के उद्देश्य से, मतलब सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, उन 17 लक्ष्य को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 थीम में विभक्त किया गया है। 9 थीम। अब ये 9 थीम दोस्तों क्या हो सकते हैं, जो 17 लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं वे थीम हो सकते हैं, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य से संबंधित थीम हो सकता है, स्वच्छता से संबंधित थीम हो सकता है, जिससे गरीबी से संबंधित थीम हो सकता है, जिससे हम सतत विकास के लक्ष्य 17 लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके स्थानीय स्तर पे। ठीक, प्रत्येक थीम से एसडीजी सतत विकास लक्ष्य गोल व केंद्रीय व राज्य फ्लैगशिप योजनाओं की मैपिंग की गई है। मतलब जो 9 थीम है ना, ये 9 थीम क्या से संबंधित हो सकता है, तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित हो सकता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजना हो सकता है, या राज्य द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजना हो सकता है। दोस्तों इन योजनाओं से विभक्त करके ये 9 थीम तैयार किए गए हैं। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायतों को कार्य योजना में थीम वाइज निर्धारित गतिविधियों का चयन कर निर्माण किया जाना है। ग्राम पंचायतों द्वारा, देखिए ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा में इस वर्ष एक थीम का चयन कर संकल्प पारित किया गया है। तो ग्राम सभा में कितना थीम का चयन कर दोस्तों, तो एक थीम का चयन कर संकल्प पारित किया गया है। ग्राम पंचायतों को संकल्प ली गई थीम की अधिक से अधिक गतिविधियों को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना है, ताकि ग्राम पंचायतों चयनित थीम के लक्ष्यों को पूर्ण कर सके। तो ग्राम पंचायत दोस्तों जो भी थीम चयन करेंगे उस थीम की उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। ठीक ना, तो बहुत ही अच्छा अभियान है जन योजना अभियान। आगे बढ़ते हैं हम। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को, मतलब 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत इस अभियान के अंतर्गत ना, मतलब इस अभियान में, जन योजना अभियान में 15वें वित्त आयोग का योगदान देखिए, भूमिका देखिए। 15वें वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग क्या कहता है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को भी अनुदान प्राप्त होती है। ठीक, तो इस अभियान को चलाने के लिए या जन योजना अभियान को संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को अनुदान दिया जाता है, अनुदान प्राप्त होता है। ठीक, जिसका व्यय, मतलब जिसका खर्च, अब इस अनुदान का खर्च जनपद पंचायत विकास योजना व जिला पंचायत विकास योजना का निर्माण कर किए जाने का प्रावधान है। अब भाई जनपद पंचायत को अनुदान प्राप्त हो रहा है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, जिला पंचायत को भी अनुदान प्राप्त हो रहा है। भाई अब ये अनुदान प्राप्त हो रहा है, इसका खर्च किसमें किया जाएगा, तो इसके खर्च के लिए कहता है जनपद पंचायत विकास योजना बनाया जाएगा, जिला पंचायत के लिए भी एक विकास योजना बनाया जाएगा और उसमें इस अनुदान का खर्च किया जाएगा। ठीक ठीक, जिला व जनपद विकास योजना के निर्माण के लिए राज्य द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब जनपद और जिला पंचायत विकास योजना बनाएंगे, तो विकास योजना कैसे बनाएंगे, इसके लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन राज्य सरकार ने तय किया हुआ है, राज्य सरकार ने जारी कर दिया है दिशा निर्देश। जी याद रखना है, राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसी दिशा निर्देश के आधार पर जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार कर सकते हैं। मतलब जनपद एवं जिला पंचायत स्वतंत्र होकर विकास योजना का निर्माण नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन के अनुसार विकास योजना क्या कर सकते हैं,
तैयार कर सकते हैं और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो प्राप्त अनुदान है उस अनुदान को खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। ये दोस्तों ये जन योजना अभियान का यही उद्देश्य है जी। ठीक, जिसके अनुसार जिला व जनपद स्तर पर सामान्य सभा का आयोजन कर कार्य योजना बनाई जाती है। जब भी जनपद और जिला पंचायत कार्य योजना बनाया जाएगा तो एक सामान्य सभा बुलाया जाएगा, सामान्य सभा आयोजन करके जनपद एवं जिला पंचायत अपना कार्य योजना तैयार करते हैं। ठीक, तो मोटे तौर पर क्या याद रखना है, देखिए मोटे तौर पर याद रखना है कि भाई जन योजना अभियान की शुरुआत मतलब की अवधि क्या है, तो 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक क्यों यह अभियान चलाया जाता है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अब इस कार्य योजना के विषय क्या क्या हो सकते हैं, तो इस कार्य योजना के विषय संविधान के 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए हुए ना, उस 29 विषयों के आधार पर कार्य योजना तैयार किया जाता है। लेकिन हाल ही में सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने इस कार्य योजना पे कुछ परिवर्तन किए हैं। क्या परिवर्तन कि भाई 29 विषय के साथ साथ सतत विकास लक्ष्य के जो 17 गोल हैं, 17 लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 थीम में विभक्त किया गया है। 9 अलग अलग थीम बनाए गए हैं। उन थीमों को ग्राम पंचायत को चयन करना होगा, ठीक ना, चयन करके उस थीम पर कार्य करना होगा, ठीक ना। और जनपद एवं जिला पंचायत को दोस्तों 15वें वित्त आयोग के तहत एक अनुदान राशि प्राप्त होगा। उस अनुदान राशि का व्यय अपने विकास कार्य में किए जाएंगे। ये विकास कार्य कैसे तैयार कर सकते हैं, तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश से ही विकास कार्य तैयार किया जा सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक। अब जनपद एवं जिला पंचायत जो भी विकास योजना बनाएंगे तो सामान्य सभा आयोजित करना होगा। उस सामान्य सभा में ही आयोजित करके दोस्तों विकास योजना प्रिपेयर कर सकते हैं जी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यही आपका जन योजना अभियान है, राइट। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बस यहां से यही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। क्या है ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूछा जा सकता है। देखिए समझते हैं क्या होता है ये। देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसे RGSA कहा जाता है, RGSA कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो भारत सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पुनर्गठित कर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पुनर्गठित कर दिनांक 1/4/2022 से, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया है। अब ये जो अभियान है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये कब तक कार्यान्वित रहेगा, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक, 26 तक। अब ये जो अवधि है ना, ये 15वें वित्त आयोग की अवधि है जी। ये जो अवधि है ना, ये 15वें वित्त आयोग की अवधि है, अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह अंतक टर्मिनस होगी। मतलब 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है ना, उसी अवधि के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है, उसके साथ साथ, ठीक ना। योजना का उद्देश्य, अब इस योजना का उद्देश्य मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं? SDG के 17 लक्ष्य हैं। तो सतत विकास के लक्ष्य मतलब 17 लिख देता हूं, लक्ष्य के स्थानीयकरण हेतु 9 थीम्स पढ़ चुके हैं, 9 थीम्स को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। मतलब इस अभियान का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारा जो SDG चल रहा है ना जी, सतत विकास लक्ष्य मतलब 17 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 थीम में विभक्त किया गया है। तो उस 9 थीम्स को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना है? मजबूत करना है।
तो इस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाएगा, तो इसके लिए सहारा लेना पड़ेगा सतत विकास लक्ष्य का। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य बताए गए हैं। इन 17 लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करना है। किस स्तर पर प्राप्त करना है, तो ग्राउंड लेवल पर प्राप्त करना है, स्थानीय स्तर में प्राप्त करना है। और उसके लिए 9 थीम तैयार किए गए हैं। उन थीम के आधार पर ही हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। ठीक, योजना के अंतर्गत राज्य के घटकों में क्रमशः राज्य के घटकों में कौन कौन से हो सकते हैं, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, ये इसके घटक होंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य के घटकों में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जो इसमें भूमिका निभाएंगे, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों। अब निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि पंच, सरपंच, उप सरपंच होते हैं। उसी प्रकार जनपद पंचायत में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब दोस्तों निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक लिख देता हूं। दूसरा, महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 2 लिख सकता हूं, इसके कंपोनेंट हैं के सदस्य। लाइन विभाग के अधिकारी कर्मचारी 3 लिख देता हूं। लाइन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लिख देता हूं 3। आदि के क्षमता विकास, आदि के क्षमता विकास, इसके क्षमता में विकास करना है एवं प्रशिक्षण हेतु बुनियादी ढांचा एवं मानव संसाधन पेशा क्षेत्रों में ग्राम सभा मोबिलाइजर एवं ग्राम सभा उन्मुखीकरण, दूरस्थ शिक्षा सुविधाएं, नवाचारों का समर्थन, पंचायतों की आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि तथा इंटीग्रेटेड पीएमयू के स्थापना सम्मिलित है। ठीक है ना। अब देखिए, समझिए आप, अब समझिए हमको पंचायती राज संस्थाओं को, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को इस अभियान के तहत हमको क्या करना है, मजबूत करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मजबूत करना है। इसके लिए दोस्तों हमको 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है। सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पे उतारना है। तो इसके लिए 9 थीम तैयार किए गए हैं। उन 9 थीमों को दोस्तों, उन 9 थीम्स को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना होगा। अब पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट है, तो इसके लिए दोस्तों आपके निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मजबूत करना होगा। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मजबूत करना है तो इसको दोस्तों इसके क्षमता में विकास करना होगा। इसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगा। अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों को, स्व सहायता समूह के सदस्यों को और दोस्तों लाइन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को के क्षमता का विकास करना होगा और इनको प्रशिक्षण देना होगा। अब इनके क्षमता में विकास करने के लिए या इन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास करना होगा। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, भवन का निर्माण करना होगा। ठीक है। मानव संसाधन पेशा क्षेत्रों में, मानव संसाधन जो पेशा क्षेत्र हैं, पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा मोबिलाइजर एवं ग्राम सभा उन्मुखीकरण, दूरस्थ शिक्षा सुविधाएं, नवाचारों का समर्थन, पंचायतों के आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि तथा इंटीग्रेटेड पीएमयू की स्थापना सम्मिलित है। जी, पीएमयू को क्या करना है, आपको स्थापना करना है। ठीक। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का साझाकरण कितना है, तो 60:40 के अनुपात में है। मतलब इसमें जो भी खर्च होंगे तो 60% केंद्र सरकार वित्त पोषित करेंगे, 40% दोस्तों राज्य सरकार देंगे। जी, ठीक ना। तो वित्त पोषण कैसे होगा, तो 60% अनुदान की 60% किसका अंश होता है, तो राज्य केंद्र सरकार का, 40 राज्य सरकार का। ठीक ना। ये समझ में आगे हो गया ये वाला सेक्शन। तो इन कर्मचारी अधिकारी दोस्तों, इन प्रतिनिधियों को, इन समूह को सशक्त बनाना है, मजबूत करना है, प्रशिक्षण देना है। इसके लिए बुनियादी ढांचा का विकास करना होगा, मोबिलाइजर का विकास करना होगा, ग्राम सभा में मोबिलाइजर की व्यवस्था करनी होगी, ग्राम सभा का उन्मुखीकरण, दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं, नवाचारों का समर्थन करना होगा। नवाचार का समर्थन करके दोस्तों इन प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षित करेंगे, तब जाके दोस्तों पंचायती राज संस्था मजबूत होगा और हम सतत विकास के लक्ष्यों को, उनसे संबंधित जो 9 थीम्स तैयार किए गए हैं, उन 9 थीम्स को ग्राउंड लेवल में प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का। ठीक ना।
चलिए देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत राशि 80 करोड़ का बजट प्रावधान रहा है। तो अब 2024-25 में बजट कितना प्रावधान है इसके पीछे खर्च करने का? 80 करोड़। वार्षिक कार्य योजना अनुसार पीडीपी निर्माण, त्रिस्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु राज्य, जिला, जनपद पीएमयू की स्थापना, राज्य, जिला, जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों के लिए स्थापना, व्यय, पेशा क्षेत्र के उन्मुखीकरण हेतु व्यय प्रावधानित है। तो पढ़ चुके हैं इसको। उक्त वर्ष में माह दिसंबर 2024 तक जीपीडीपी निर्माण, ई ग्राम स्वराज, टैक्सेशन, करारोपण, पेशा, जनजाति गौरव दिवस आयोजन से संबंधित आदि विषयों पर इतने लक्ष्य के विरुद्ध 1,16,185 लक्ष्य के विरुद्ध 79,670 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2023-24 वाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 24-25 वाली इंपॉर्टेंट है, नीचे को नहीं पढ़ना है ना, ऊपर को बस पढ़ना है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, बस यहाँ साझेदार राशि 60:40 के रेशियो में होता है, ये याद रखना। प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें क्षमता का विकास किया जाता है ताकि 17 लक्ष्य के 9 थीम को हम प्राप्त कर सके। किसको किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को, स्व सहायता समूह के सदस्यों को, लाइन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी को। ठीक ना। इसके लिए बजट का प्रावधान कितना था? तो 80 करोड़ था। ठीक ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं है जी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए चलिए चलिए, देखिए प्रशांतों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है जिन लोग को, देखिए ऐसे प्रशिक्षण दिया, इस योजना के तहत ऐसे प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि दोस्तों इन लोग सब सतत एसडीजी के जो गोल है 17 उनके 9 थीम है उनको प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए ढांचा का देख भवन का निर्माण किया गया ना, मस्त कुर्सी टेबल बिल्डिंग एसी वेसी झकाझक लाइट तैयार किया जाता है। ठीक ना, ठीक ना, तभी तो सशक्त होगा जी। इसके लिए 80 करोड़ आया है। ठीक ना, बजट पारित किया गया 2024-25 में। जनपद पंचायत पीएमओ की स्थापना करना है, जिला पंचायत में संसाधन जो भी खर्च होंगे, प्रशिक्षणार्थी में प्रशिक्षण देने में जो भी खर्च होंगे, ये सब के लिए खर्च होगा ना, तो 80 करोड़ था। ठीक ना, ये बजट में आते रहता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, पेशा क्षेत्र में मोबिलाइजर को बढ़ावा दिया जाता है, उन्मुखीकरण, दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक ना, ये सब चीजों को आपको याद रखना होगा। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मतलब देखिए पंचायत अनुभाग के तहत हम जितना भी अभियान या योजना को पढ़ रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को मजबूत करना। मतलब पंचायत अनुभाग के तहत जितना भी हम योजना पढ़ेंगे या जितना भी हम अभियान पढ़ेंगे, उसका मूल उद्देश्य यही है क्या, कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना और जो सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, उन 17 लक्ष्य को स्थानीय स्तर में प्राप्त करना। ठीक, और 9 थीम्स जो क्रिएट किए गए हैं, उन 9 थीम्स को अचीव करना, बस यही याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अगला हमारा जो योजना है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। ठीक, अब क्या है ये देखिए, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है। ये बात याद रखना है आपको कि भाई मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना है, ये 2015-16 से प्रारंभ की गई है। भूपेश बघेल की देन नहीं है, ये डॉक्टर रमन सिंह की देन है। ठीक ना, ठीक, इस योजना में त्रिस्तरीय, मतलब वही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, वही जी पंच, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु, अब इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को क्या देना, ट्रेनिंग देना है ताकि पंचायती राज संस्था मजबूत हो सके। तो ट्रेनिंग देने हेतु जिला
जनपद पंचायत स्तर में, तो जिला पंचायत स्तर में या जनपद पंचायत स्तर पर निर्मित डीपीआरसी एवं बीपीआरसी। अब डीपीआरसी एवं बीपीआरसी क्या होता है जी? तो लिखिए डीपीआरसी लिख लीजिए, फुल फॉर्म डीपीआरसी, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डी का डिस्ट्रिक्ट, पी का पंचायत, आर का रिसोर्स, रिसोर्स, सी का सेंटर, सी का सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर डीपीआरसी का, यह क्या है दोस्तों? बीपीआरसी, बीपीआरसी, बीपीआरसी का ब्लॉक, ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर, ठीक। तो ये दो सेंटर स्थापित करना है कि मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स के वेतन भत्ते हेतु, मानव संसाधन जो भी वर्ग किए हैं, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप में जो भी यहाँ कार्य करेंगे, कोई क्लर्क होगा, कोई और होगा, ये मानव संसाधन है। यदि मानव का उपयोग किया जाए तो संसाधन है। तो मानव संसाधन के वेतन भत्ते हेतु व्यय किया जाता है। वेतन भत्ते हेतु क्या किया जाता है जी? व्यय किया जाता है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में राशि रुपए 15 करोड़ एवं 2024-25 में राशि रुपए 10 करोड़ का बजट प्रावधानित है। कितना करोड़? ये वाला बस याद रखना है, 2024-25 में 10 करोड़ का बजट प्रावधानित है। इस योजना के अंतर्गत पंचायत संचालनालय में 2 पद, मतलब ये मानव संसाधन है, 2 पद हैं। पंचायत संचालनालय में 2 पद, 21 जिला पंचायत संसाधन केंद्र में प्राचार्य हैं। 21 जिला पंचायत संसाधन केंद्र में प्राचार्य मतलब 21 प्राचार्य, मतलब 21 पद स्वीकृत हैं। प्रतिनियुक्ति ये सब पद वद ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 2015-16। कब? 2015-16। उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है तो इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देना होगा, प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण देने के लिए डीपीआरसी की स्थापना किया जाता है, बीपीआरसी की स्थापना किया जाता है। वहां अलग अलग पद है, मानव संसाधन है, उसके लिए खर्च किए जाते हैं। बस हो गया, ठीक। चलिए ये देखिए जिला पंचायत संसाधन केंद्र, ये क्या है आपका? यही आपका डीपीआरसी है। बलौदा बाजार के क्या है दोस्तों? डीपीआरसी। बलौदा बाजार का डीपीआरसी है। डीपीआरसी मतलब जिला में किया जाता है ना डीपीआरसी। ये जिला पंचायत केंद्र भवन जांजगीर चांपा का डीपीआरसी है। ये जांजगीर चांपा का डीपीआरसी, यही ट्रेनिंग दिया जाता है प्रतिनिधियों को, ठीक। जिला पंचायत दुर्ग का डीपीआरसी है। डीपीआरसी इसका जी, ये दुर्ग का डीपीआरसी है ऐसा। अब यही सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। अब यहाँ अधिकारी कर्मचारी होंगे ना, उसमें खर्च से तो लगेगा ना। अब इसे पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे ताकि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जा सके, ठीक ना। कब से प्रारंभ? तो 15-16 से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुई, ये याद रखना है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना है। ये क्षमता विकास योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? तो 2016-17 से हुआ था। कब से हुआ था जी? तो 2016-17 से हुआ है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। कब से हुआ? 2016-17 से, ठीक। यह एक राज्य पोषित योजना, मतलब इसमें 100% योगदान किसका दी? तो राज्य सरकार का है, क्योंकि यह राज्य पोषित योजना है। दूसरा बात याद रखना, पहला ये याद रखना, दूसरा ये चीज याद रखना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु क्या दिया जाता है? तो प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों में अतिरिक्त कार्य सुविधाओं में वृद्धि, अतिरिक्त कार्य सुविधाओं में वृद्धि, मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण, मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण, संधारण, अनुरक्षण आदि कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या है? इसके तहत ट्रेनिंग दिया जाता है,
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण स्थान का निर्माण किया जाता है। क्या प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ट्रेनिंग के लिए कोई बिल्डिंग तो होना चाहिए ना, तो प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाता है। पंचायत क्षेत्र में भवनों का निर्माण किया जाता है, उस भवनों में अतिरिक्त कार्य किए जा सकते हैं, सुविधाओं में वृद्धि किया जा सकता है, फैसिलिटी में वृद्धि किया जा सकता है। मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जाता है, एवं दोस्तों उसका देख रेख, रख रखाव, मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि कार्य किया जाता है इस योजना के माध्यम से। तो इस योजना के माध्यम से दोस्तों बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, ठीक ना। कब से? 16-17 से, ठीक। 2024-25 में राशि कितना है? तो 30 करोड़ का बजट है, 30 करोड़ का। ये समझ में आ गया होगा। इसी के तहत दोस्तों ग्राम पंचायत में अतिरिक्त भवन का निर्माण होता है, सुने होंगे, फालतू का पैसा चला जाता है चंदे में, ठीक ना, और भवन ऐसा पड़ा रहता है, खंडहर हो जाता है 2-3 साल में, ठीक, तो पैसा चंदे में। चलिए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, अब समग्र मतलब विकास के जितना भी डायमेंशन है उन सभी गतिविधियों का विकास करना। समग्र का मतलब ही होता है कि विकास के जितने भी डायमेंशन है वही तो समग्र कहलाएगा, है ना। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, चलिए बड़ा योजना है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में पूछे तो बन जाए दोस्तों ये, ठीक। कब से प्रारंभ हुआ है ये पूछा जाएगा, 2014-15 से। कब से प्रारंभ हुआ जी? ये 2014-15 से प्रारंभ हुआ, ये बात याद रखें क्योंकि आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, तो पहले मैं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? 2014-15 से हुआ था। कब से? 2014-15 से। ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण, अब बात हो रही ग्रामीण क्षेत्र, अपना शहरी क्षेत्र की बात तो नहीं होगी क्योंकि हम दोस्तों ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी क्षेत्र बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, न कि शहरी क्षेत्र। यदि स्टेटमेंट में शहरी क्षेत्र लिख के देता है तो आंख बंद करके उस स्टेटमेंट को या उस ऑप्शन को गलत कर देना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास की, ग्राम पंचायत की, ठीक ना। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं की, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं जी। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों जो मूलभूत आवश्यकता है या मूलभूत सुविधा है, मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अधोसंरचना का या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किए जाते हैं? निर्माण कार्य को स्वीकृत किए जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग बन रहा है इसके तहत, ठीक ना। समझिए योजना के अंतर्गत क्या क्या मूलभूत आवश्यकता हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो तालाब, अब इस तालाब को क्या करना है? इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। इस तालाब को क्या किया जा सकता है? तो सौंदर्यीकरण करना, तालाब का सौंदर्यीकरण, मस्त इसमें अच्छे पचरी का निर्माण, मस्त गार्डन वार्डन बना देना है। पुल पुलियों का निर्माण करना है, आंतरिक पुल पुलियों का निर्माण करना है। ग्राम पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष बनाना है, ग्राम पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष, फालतू का पैसा खर्च है ये। पंचायत भवनों में विद्युतीकरण पे काम करना है जी, पंचायत भवन में विद्युतीकरण। गली कांक्रीटीकरण निर्माण, गली कांक्रीटीकरण का निर्माण करना है। निर्मला घाट निर्माण करना है, मुक्तिधाम निर्माण करना है। उचित मूल्य की दुकानों को दोस्तों निर्माण करना है, उचित मूल्य की दुकानें। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करना है। बाउंड्री वॉल सहित व्यावसायिक परिसर का निर्माण करना है। एक अटल बाजार बनाना है, अटल बाजार। 15 दुकान 2 सीसी रोड बनाना है, 15 दुकान ने 5 दुकान 2 सीसी रोड, 2 सीसी रोड, ठीक। 3 नाली तथा शेड निर्माण करना है, 3 नाली तथा शेड निर्माण। कांजी हाउस भवन निर्माण करना है, कांजी हाउस भवन निर्माण। सामुदायिक भवन निर्माण करना है। अटल समरसता भवन निर्माण करना है, अटल समरसता भवन निर्माण, ठीक। ये पूछा नहीं जाएगा। मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा सकता है। यात्री प्रतीक्षालय के लिए शेड निर्माण किया जा सकता है, यात्री प्रतीक्षालय के लिए शेड निर्माण। रंगमंच निर्माण किया जा सकता है, नाली का निर्माण किया जा सकता है, हाट बाजार निर्माण किया जा सकता है। ग्रामों में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था, चौक सौंदर्यीकरण, हाट बाजार सेट, चबूतरा निर्माण, ई पंचायत संबंधी व्यय, पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र,
राज्य जिला जनपद स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं का सुंदरीकरण किया जा सकता है। साइन बोर्ड का निर्माण किया जा सकता है। एकीकृत सुविधाएं केंद्र तथा जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है, तो इतने सारे बिल्डिंग दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी आवश्यकता की चीजें हैं, उसको निर्माण किया जाता है। इसी को कहा जाता है दोस्तों समग्र ग्रामीण विकास। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास का जितने भी डायमेंशन है उन भवनों का निर्माण कर दीजिए आप। शेड का, दुनिया भर का शेड, बाजार बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, अमेरिका बना दीजिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक, लेकिन होता नहीं है ना। जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है, जिन जिलों में डीएमएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डीएमएफ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल मतलब खनिज से संबंधित है, मिनरल फाउंडेशन नहीं है जिन जिलों में, उन जिलों को एफआरए साइट डेवलपमेंट के लिए प्रति जिला राशि रुपए 2 करोड़ के मान से मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री, देखिए अब इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों की घोषणाएं, मतलब जो भी घोषणाएं हुए हैं, घोषणाएं जन दर्शन कार्यक्रम एवं माननीय सांसदगण, विधायकगण तथा पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की अनुशंसाओं, कार्य की महत्ता व राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात कार्यों की अनुशंसा की जाती है कि कैसा समग्र विकास किया जाना है। ठीक, योजना में प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यों की स्वीकृति निर्धारित मानचित्र एवं मानक प्राक्कलन अनुसार दी जाती है। ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में रुपए 20 लाख की सीमा तक निर्माण अनुशंसित किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष रूप में दोस्तों कितने, तो 20 लाख रुपए की सीमा तक निर्माण अनुशंसित किए जाते हैं। किंतु अटल समरसता भवन या मिनी स्टेडियम बनाना हो, अटल समरसता भवन बनाना हो या मिनी स्टेडियम बनाना हो या ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करना हो या माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं की पूर्ति के लिए परिपालन में स्वीकृत कार्य इस सीमा से मुक्त है। मतलब इसके लिए ज्यादा पैसा आ सकता है, 20 लाख से ज्यादा पैसा इसमें आ सकता है जी। सांसद विधायक आदर्श ग्रामों में राशि रुपए 50 लाख की सीमा तक निर्माण कार्य अनुशंसित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक ना, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का प्रारंभ 2014-15 से पढ़ चुके हैं। 2023-24 वाला चीजें आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 24-25। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रुपए 155 करोड़ वित्तीय बजट का प्रावधान है जी। 155 करोड़ वित्तीय प्रावधान किया गया है इसके लिए, जिसमें जनवरी 2025 तक कुल 1904 निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपए 65 करोड़ की अनुशंसा की गई है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन पढ़ लेना। अटल समरसता भवन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित की जा रही है। ये पूछा जाएगा ना, अटल समरसता भवन मुख्यमंत्री, अटल समरसता भवन किस योजना के तहत बनाई जाती है? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत बनाई जाती है जी। तो अटल समरसता भवन ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें जनवरी 2025 तक कुल 163 अटल समरसता भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की गई है। कितना? तो 163। तो पूछा जा सकता है, ठीक ना, अटल समरसता भवन समग्र ग्रामीण विकास, समग्र मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास के तहत ना। देखिए मिनी स्टेडियम के बारे में पूछा जाएगा आपको। मिनी स्टेडियम मुख्यमंत्री, मिनी स्टेडियम किस योजना के तहत? तो मिनी स्टेडियम मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित की जा रही है, जिसमें जनवरी 2025 तक कुल 205 मिनी स्टेडियम निर्माण की अनुशंसा की गई है। कितने मिनी स्टेडियम? तो 205 मिनी स्टेडियम याद रखना है। कितना जी? तो 205 मिनी स्टेडियम आपको याद रखना होगा, ठीक ना, तो दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी सदन निर्माण योजना,
देखिए, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी मतलब निर्भर, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने, सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन निर्माण किए जाने की नवीन योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ की गई है। तो महतारी सदन निर्माण योजना 2024-25 से प्रारंभ की गई है जी। कब से? 2024-25 से प्रारंभ की गई है। इससे महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा मिलेगा, ठीक ना, महिला स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, आपसी समरसता को बढ़ावा मिलेगा। इससे योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों की घोषणाएं, जन दर्शन कार्यक्रम, माननीय सांसदगण, विधायकगण तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण की अनुशंसाओं कार्य की महत्ता, राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात कार्यों की अनुशंसा की जाती है। इस सभी को रख दोस्तों कार्यों की अनुशंसा की जाती है, तो कि ऐसा महतारी सदन बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ के लिए इतना याद रखना है, महतारी सदन के निर्माण कब से प्रारंभ? तो 2024-25 से। उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण, ठीक ना, बस। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। और देखिए, योजना में प्रस्तावित मतलब महतारी सदन योजना में प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यों की स्वीकृति। अब महतारी सदन निर्माण के लिए कार्यों की स्वीकृति किसके द्वारा? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यों की स्वीकृति की जाती है। निर्धारित मानचित्र एवं मानक प्राक्कलन के अनुसार दी जाती है, ठीक, जिसके अनुसार एक महतारी सदन हेतु कुल लागत कितने है? तो 29,20,000। मान लो एक महतारी सदन बनाना है तो इसके लिए लागत क्या हो सकता है? तो 29,20,000 हो सकता है। 29,20,000 याद रखना है। जिसमें महतारी सदन योजना से राशि 24,70,000 तथा स्वच्छ भारत मिशन से राशि, मतलब महतारी सदन योजना से इतना लाख दिया जाता है 24 लाख, और स्वच्छ भारत मिशन से 4 लाख दिया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 29,20,000 हो जाएगा। मतलब दो योजनाओं से इसमें पैसा आते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन से और इस योजना से, दोनों अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना क्या है? देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत अनुभाग द्वारा 2014-15 से याद रखना है। 2014-15 से मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना। अब ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों जो गली है उस गली में विद्युत का पहुंच होना चाहिए, तो विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के गलियों में दोस्तों बिजली की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए 100% राशि राज्य सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं, इसमें केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होने पर राशि का वितरण स्वीकृत कार्यों की लागत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाता है। तो ग्राम पंचायत को कौन देता है? तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिए जाते हैं, सीईओ के द्वारा दिया जाता है, आवंटित किया जाता है। राशि का व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। राशि का व्यय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। जब राशि को खर्च कौन करता है इस योजना का? तो ग्राम पंचायत करता है। कार्य योजना में प्रस्तावित कार्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यों के मानक प्राक्कलन अनुसार स्वीकृति दी जाती है। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो गली गली में विद्युत पहुंचाना है, ठीक है। इसके उद्देश्य कब से प्रारंभ? तो 14-15 से याद रखना है, ठीक, गलियों में, ठीक ना।
राज्य शासन इसमें 100% योगदान देता है, अनुदान देता है। ठीक, पैसा किसके पास आता है? तो जिला पंचायत के सीओ के पास आता है। सीओ आवंटित करता है किसको? तो ग्राम पंचायत को, मतलब ग्राउंड लेवल पे खर्च कौन करता है? तो ग्राम पंचायत ही करता है। ठीक ना, ये आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जिला पंचायत विकास निधि की। किसकी? जिला पंचायत विकास निधि पर हम बात कर लेते हैं। अब ये जिला पंचायत विकास निधि क्या होता है दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं जी। अपने आप में इंपॉर्टेंट निधि है। अब देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ जिला विकास निधि, देखिए समझिए चीजों को। अब देखिए, ये जिला पंचायत है ना, जिला एवं जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत है। अब जनपद पंचायत के कार्य इसके कृत्य क्या होंगे? इसके जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कृत्य क्या होंगे? कार्य क्या होंगे? कर्तव्य क्या होंगे? ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 50-51 में दिया हुआ है। धारा 50-51 में दिया हुआ है कि इसके शक्ति क्या होंगी, कृत्य क्या होंगे, क्या कार्य करेंगे, कर्तव्य क्या होंगे, कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 50 और 51 में दिया हुआ है। अब अपने कृत्य का प्रयोग करना चाहेंगे, कार्य का प्रयोग करना चाहेंगे, तो कहां से पैसा आएगा इसके पास? तो इसके लिए दोस्तों अपने कृत्यों के लिख लीजिए, कृत्यों के निर्वहन के लिए, कृत्यों के निर्वहन के लिए इसके लिए निधि का गठन किया जाता है। जिला पंचायत विकास निधि, जिला पंचायत विकास निधि का गठन किया जाता है। विकास निधि फंड, इस फंड में पैसा आता है, निधि का गठन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जनपद पंचायत विकास निधि, जनपद पंचायत विकास निधि, विकास निधि, ये दो निधि होते हैं इसके लिए। इस निधि में दोस्तों किसके किसके पास पैसा आता है? तो अध्यक्ष के नाम से पैसा रहता है, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के नाम से पैसा रहता है, उपाध्यक्ष के लिए, और सदस्य के लिए। अध्यक्ष के नाम से कितना पैसा? तो 15 लाख पैसा रहता है इसके। ठीक है, उपाध्यक्ष के लिए कितना दोस्तों? तो 10 लाख पैसा रहता है। ठीक है, और सदस्य के पास 4 लाख पैसा रहता है। उसी प्रकार जनपद पंचायत विकास निधि, इसका पढ़ेंगे हम। ठीक ना, जनपद पंचायत विकास निधि, इसमें पैसा आते हैं। ये पैसा किसके पास रहता है? तो पैसा जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सीईओ के पास रहता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहता है। ठीक ना, उससे निकाल दोस्तों ये अध्यक्ष खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्र में या विकास कार्य में लगा सकते हैं। ठीक, चलिए यही बात को मैं बताने वाला था। समझते हैं। इसमें पहले हम जिला पंचायत विकास निधि को पढ़ लेते हैं। इसे जी जिला पंचायत विकास निधि को पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या कहता है ये देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 50-51 के तहत, अब इस 50-51 में इसके कर्तव्य कार्यों को बताया गया है जिला पंचायत की, जनपद पंचायत के। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से, कब से? तो 2016-17 से याद रखना जिला पंचायत के लिए ना, 2016-17 से जिला पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई है। जिला पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई है 16-17 से। योजना के अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना, मतलब जो अपूर्ण कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए, स्वीकृति हेतु क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े हुए ग्रामों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए तथा जिला पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। प्रतिनिधियों को दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है ये सब कार्य करने के लिए। अब इसके प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होते हैं।
ठीक ना। तो योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो 100% मतलब 100% राशि इस योजना के द्वारा 100% राशि किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा। मतलब जिला पंचायत विकास निधि में जो राशि उपलब्ध कराई जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा कराई जाती है। ठीक। कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत से किए जाने के उपरांत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जाती है। ठीक ना। तो कार्यों का जो भी कार्य किए जाएंगे इसके क्षेत्र में, तो उस कार्यों का अनुमोदन लगेगा ना। तो उस कार्यों का अनुमोदन किए जाने के उपरांत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जाती है। ठीक। जिला पंचायत विकास निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार, इस योजना की मार्गदर्शिका अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु राशि रुपए कितना है? तो 15 लाख रुपए। उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख पढ़ चुके, बता चुका हूं 10 लाख। प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की निधि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो इस निधि को दोस्तों प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष के लिए 15 लाख, उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख और दोस्तों सदस्य के लिए 4 लाख। ये पैसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का नहीं है, स्वयं के खर्च के लिए नहीं है, ये विकास कार्य के लिए है। ठीक ना। ठीक। प्रावधान है। ये राशि तो नहीं पूछा जाएगा 2024-25 नहीं पूछा जाएगा, याद रखना है ना। कितना आंकड़ा याद करोगे यार, आंकड़ा ज्यादा याद नहीं करना है, कंसेप्ट बस याद करना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत विकास निधि की। अब हम जनपद पंचायत विकास निधि पे चर्चा करते हैं। क्या है ये देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 50 के तहत जनपद पंचायतों को उनके मौलिक अधिकारों की पूर्ति तथा कृत्यों के निर्वहन एवं सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से जिला पंचायत विकास निधि 16-17, जनपद पंचायत विकास निधि 17-18 से जनपद पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई है। जनपद पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु अनाबद्ध राशि के रूप में प्रत्येक जनपद पंचायत को प्रति वर्ष अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यों को जनपद पंचायतों द्वारा और सक्षमता से पूर्ण किया जा सके। जनपद पंचायत विकास निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु राशि रुपए 5 लाख, अध्यक्ष को कितना? तो 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 लाख, प्रत्येक सदस्य हेतु कितना? तो 2 लाख प्रति वर्ष की निधि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है, मतलब फंड दिए जाते हैं। कितना? ये नीचे नहीं पूछा जाएगा। ठीक। तो बस यही चीज को आपको याद रखना। इसमें क्या 3 2 5 है ना, इसमें 15 10 4 है। ठीक है जी। यह विकास निधि योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो जिला पंचायत विकास निधि 2016-17 से, जनपद पंचायत विकास निधि 17-18 से प्रारंभ की गई है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, इनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यह विकास निधि योजना प्रारंभ की गई है। कितना कितना लाख है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक। तो कल दोस्तों, कल से हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना पढ़ेंगे, पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था को पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।